हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग साइंस एंड टेक सोल्यूशन पब्लिकेशन का डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक जो थे विक्रम साराभाई थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। 1969 में आपके इसरो बनाई गई। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई और अंतरिक्ष आयोग, और या फिर हम विभाग कह रहे हैं, 1972 में इसका गठन किया गया। इसरो का अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 नवंबर से तिरुवनंतपुरम के सेंट मैरी मैकडोनाल्ड चर्च के एक कमरे से हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, ठीक है, अमेरिका द्वारा निर्मित थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं? स्पुतनिक 1 4/10/1957 को पूर्व सोवियत संघ तथा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला ग्रह। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला। फिर आया स्कोर, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार। फिर आया लूना 2 अंतरिक्षयान जिसमें चंद्रमा के उस पृष्ठ की चित्र भेजी जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। फिर आया बोस्टक, तो पहला अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन के पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। फिर आया बोस्टक, पूर्व सोवियत संघ के वैलेंटाइना टेरेस्कोवा पहली महिला यात्री बनी। ठीक है। फिर आया इंटेलसैट, व्यावसायिक उपयोग के लिए संचार ग्रह। फिर आया वेनेरा 3, पहला अंतरिक्षयान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतारा गया। फिर आया लूना 2, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला अंतरिक्षयान। सोयज, सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष। फिर आया अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। फिर मार्स 2 मंगल ग्रह पर अपनी पहली बार अंतरिक्षयान को उतारा। ठीक है। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई BSS-SC उनका केंद्र रॉकेट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। विकास परियोजनाओं के लिए बनाने और उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है, जिसमें आपकी SLV 3, ASLV, PSLV, GSLV इत्यादि ये आपके केंद्र में विकसित की गई है। फिर ISAC उपग्रह कहाँ पर है? इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है। फिर आता है शार, श्रीहरिकोटा में है। ठीक है। भारतीय प्रशिक्षण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों पर पृथ्वी का परीक्षण एवं प्रमोदक प्रसंस्करण के लिए होता है। द्रव प्रमोदक प्रणाली कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और तमिलनाडु में इसके केंद्र शाखाएं हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पर? मुख्यालय तथा उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस के भू केंद्र हैं। ठीक है। फिर आया MCF मुख्य नियंत्रण सुविधा हसन। ठीक है। इसका प्रशिक्षण के बाद सभी गलतियां यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र में उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटका के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कौन सा है? मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MPPSC के परिदृश्य के। मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को इसरो का जो ब्रांच है वो यहाँ पे डाला गया था। इसरो जड़त प्रणाली कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? PRL अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूर संवादी एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है। अब हम भारतीय उपग्रहों की बात करते हैं। आर्यभट्ट जो था प्रथम तकनीक से स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम था। इस अभियान में 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरणों खगोलिकी प्रयोग। ठीक है, ये 3 मुद्दे लेके गए थे। उसके बाद विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्य विधि
मात्र 6 माह निर्धारित की गई, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। उपग्रह के ग्रहों के प्रकार हम देखते हैं। पहला होता है लो अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट, 200 से 600 किलोमीटर के रेंज में कार्यरत रहता है। फिर होता है सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट सैटेलाइट, जो 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में रहता है, जिसमें PSLV को छोड़ा जाता है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS इसी वर्ग में था। फिर होता है जियो सिंक्रोनाइज, वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे एक बार अर्थ की परिक्रमा करता है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग एलिप्टिकल मोलिनिया ऑर्बिट, 504 किलोमीटर उपभूमि के से लेकर 39,834 किलोमीटर अब भूमि की ऊंचाई तक। फिर आया भास्कर 1, 7 जून 1979 में पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान, वानिकी इत्यादि। ठीक है। और फिर इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। फिर भास्कर 2 की हम बात करेंगे। भास्कर 1 के संशोधित प्रतिरूप में भास्कर 2 आया। ठीक है। उसका रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया है। समीर उपकरणों के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, समुद्रिक स्थिति, वर्षा गिरने व पिघलने आदि जैसी घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। फिर आया रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रशिक्षण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रशिक्षण यान SLV-3 का प्रशिक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-1 उसके बाद 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा के SLV-3 प्रशिक्षण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS भारतीय भूमि में भारतीय प्रशिक्षण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। ठीक है। कौन सा बना? रोहिणी 1। ठीक है। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-D2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रमाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया गया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल की अगर बात करेंगे, 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन 4 यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर हम विस्तारित रोहिणी की बात करेंगे। आपका 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना, जिन्हें संवर्ध उपग्रह प्रशिक्षण यान या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत चारों उपग्रह स्ट्रास 1, स्टार 2, 3, 4 प्रक्षेपित किए गए थे। सेट 1 एवं 2 में असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट। ठीक है। इनसैट में आपकी प्रणाली में बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम को सामुदायिक दूरदर्शन से सीधा राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थापित ट्रांसमीटर के माध्यम से पुनः करने, प्रसारण के लिए आकाशवाणी तथा दूरसंचार कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता था। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग द्वारा दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी, दूरसंचार इत्यादि इन सभी के लिए किया जाता था। भारतीय दूर संवाद प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। ठीक है। कार्टोसैट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट था। मैटशॉट इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान 4 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C4 के माध्यम से देश में पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसैट को भू स्थित
स्थानांतर कक्षा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। फिर एजुसेट आया 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन के अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा से एजुकेशन से संबंधित के लिए। फिर आपका हेमसेट आया। हेमसेट आपका कार्डसेट 1 के साथ ही संचार उपग्रह हेमसेट अतिरिक्त ग्रह से 5 मई 2005 को छोड़ा गया था। हेमसेट एक छोटे आकार का उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश और विश्व के शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित रेडियो सेवा मुक्त उपलब्ध कराना है। इसकी जीवन अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 1984 में 3 अप्रैल को राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए और वहां पर उन्होंने 2 सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री भी साथ में थे। सोयूज T2 अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी हुई उनकी। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में भेजने वाला 14वां राष्ट्र बना भारत। स्क्वाड्रन लीडर अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 यह 68वां चंद्रयान में अभियान था। ठीक है, भारत का पहला मिशन था। ठीक है, भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV के द्वारा चर्या किया था। चंद्रमा अभियान में सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1969 को भेजा था एवं द्वितीय चंद्रयान अभियान को 3 मार्च 1969 को अमेरिका ने भेजा था। यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा देश बना जो चंद्रमा पर यान भेजा। ठीक है, उसके बाद 11 पेलोड युक्त चंद्रयान 1 से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास से एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक के बेंगलोर में की गई। 40 किलोमीटर दूर लालू ने किया गया। यह प्रथम अवस्था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर भी गया था, जिसे मून इंसेप्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। ठीक है, मंगलयान की बात करेंगे। मंगल मिशन, जिसका मंगलयान नाम दिया गया था, 24 सितंबर 2018 को 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। ठीक है, इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV से C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा था। अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना था। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में पहुंचा था। नासा, EASA और रॉस कॉस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी थी। मंगल मिशन की कुल लागत कितनी थी? 550 करोड़ थी। ठीक है, मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर थी, जबकि सबसे दूर होने पर 800 किलोमीटर की दूर रहेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं SLV-3 की। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये। ठीक है, इसने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता सिद्ध की थी। फिर उसके बाद आता है आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसने आपकी 100 से 150 भार के उपग्रह के पृथ्वी से निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रशिक्षण यान था। ठोस प्रमोदक से चलने वाला ASLV के सेंट्रैप ऑन प्रथम द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन NTPB प्रणोदक तथा द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये आपका 1200 किलोमीटर तक के दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तुल्यनात्मक या समकक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह है। ठीक है, जिसके प्रथम व द्वितीय चरण में ठोस प्रमोदक तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रमोदक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको HTPB का मतलब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, ईंधन के रूप में काम किया जाता है तथा अमोनियम परक्लोराइड ऑक्सीकरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जबकि द्रव प्रमोदक के रूप में काम करता है एनी सिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, एवं
N2O4 का प्रयोग किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV का एक शक्तिशाली 3 चरण वाला भूतुल्यकालिक या भूस्तरिक स्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान था। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रमोदक, द्वितीय चरण में द्रव्य प्रमोदक, तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। ठोस प्रमोदक में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ईंधन के रूप में अमोनियम परक्लोराइड का ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया था। ठीक है, फिर आपका आता है उसके बाद इनको भी अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन एवं N2O4 का उपयोग किया गया जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में पूर्णात्मक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -250 सेल्सियस, द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस उड़ान 28 मार्च 2001 में असफल रहा। ठीक है, उसके बाद फिर GSLV-1 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT 1 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थितिक स्थानांतर कक्षा में स्थापित नहीं कर सका, लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 वजन 18 किलोग्राम पृथ्वी के समानांतर 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया। इसका इंडोनेशियन के बिकाऊ और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली में से संपर्क हो गया। ठीक है, बाद में भारत उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया। ठीक है, जब उन्होंने 2003 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, इसको एलीट ग्रुप कहा गया। ठीक है, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का शब्द अर्थ निम्न तापकी, यह ग्रीक शब्द में कारियोस से बना हुआ है जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न तापकी विज्ञान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान को क्रायोजेनिक इंजन ताप कहा जाता है। निम्न ताप में आपके इंजनों की अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, इन प्रौद्योगिकी में इन प्रोडक्टों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त होती है, कई गुना अधिक होती है। इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाला इंजन की ज्वलन दर को नियंत्रित करता है। तीसरा, इसमें युक्त इंजन में प्रमोदक की प्रति इकाई भार अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल या थ्रस्ट मिलता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने किया था, एटलांट संटूर नामक रॉकेट में किया था। ठीक है, तो यह हमें पता होना चाहिए। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया था। 5 जनवरी 2014 को इसरो ने भारी उपग्रह के प्रक्षेपण के क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV-D5 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश बना था। कौन सा? 6। भारत में पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस और चाइना, जापान और फ्रांस ने प्राप्त की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो पार्ट है उस पर जाते हैं हम लोग और देखते हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में। ठीक है, 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जिसको बाद में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा प्रारंभ हुई। इसकी अध्यक्षता आपके कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, जिसको प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किया जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये मुंबई के ट्राम्बे में है। ठीक है, परमाणु विज्ञान एवं समृद्ध क्षेत्रकार देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जीरो पावर रिएक्टर भी प्रायोगिक रिएक्टरों को हम लोग जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति के अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटॉप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग में प्रोत्साहन करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटॉप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी एवं पदार्थ में शोध का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, बार्क के परमाणु रिएक्टर कौन कौन से? अप्सरा 1956, साइरस 1960, जेरेलिना 1961, पूर्णिमा 1 72, पूर्णिमा 2 84, पूर्णिमा 3 90 और ध्रुव
1885। फिर आया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स, यह इस केंद्र में स्थित ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला ऐसा रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम एसिड कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडिंग टेस्ट रिएक्टर की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया 3 न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखी जाती है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को प्राकृतिक यूरेनियम और प्रयोगताप रिएक्टरों के 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलता के रूप में सोडियम का उपयोग किया जाता है। फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस के रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। फिर आया उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र 1984 में, आपका ये इंदौर में है, ठीक है। विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन सा था? इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाने लगा। कामिनी संक्षिप्त रूप से कलपक्कम मिनी रिएक्टर का है। कामिनी 17 सितंबर 1997 को काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर था कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जा रहा था, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग कर रही थी, ठीक है, किया जा रहा था कामिनी में। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर था, ठीक है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा आसान हो जाता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु प्रशिक्षण, या उससे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य प्रमुख उपाय। परमाणु पदार्थ निषेधालय हैदराबाद, गुरु जल बोर्ड मुंबई, नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, भारतीय यूरेनियम लिमिटेड जादूगोड़ा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, विकिरण और आइसोटॉप्स प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। परमाणु प्रशिक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन का था। पहले प्रशिक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 में शक्ति का परीक्षण किया। 7 किलो टन अर्थात 1 किलो टन से कम विस्फोटकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु प्रशिक्षण निषेध CTBT पर हस्ताक्षर किए तो विस्फोटक तकनीक के बाद माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जाता है, ठीक है। शक्ति 98 का सफलतापूर्वक श्रेय 3 लोगों को जाता है: R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर, ठीक है। 1974 के परमाणु परीक्षण के मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग किया गया, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाला भारी जल से प्राप्त होता है। फिर आता है शक्ति, ठीक है। परीक्षण की तिथि शक्ति की कितनी है? 11 मई 1998 है, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर 43 टन का था। 11 मई 1998 विखंडन के कारण 15 टन का था। 11 मई 1998 में लो यील्ड का था, ठीक है। प्रक्रिया लो यील्ड थी 0.3 टन। 13 मई लो यील्ड 0.3 टन और 2 टन था। 13 मई लो यील्ड 0.5 टन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडर्स में किया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह USA की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र था। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया होता था। इस उद्योग विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा की गई थी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई थी। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कार्यरत हैं उनकी। तारापुर महाराष्ट्र में 1972 में बना था, 320 टन का मेगावाट का है। राजस्थान रावत भाटा 1972, मद्रास कलपक्कम तमिलनाडु 1983, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 1981, ठीक है। उसके बाद ककारपारा परमाणु सूरत 1993, ठीक है, 220 टन। कैगा परमाणु कर्नाटका में 1999 में 420। तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि जो मद्रास का कलपक्कम तमिलनाडु वाला जो है उसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो
स्पॉट में ये आपका इसका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बन रहे हैं ककारपारा सूरत गुजरात में 440, ठीक है। राजस्थान में रावत भाटा कुर्नाकुलम में कन्याकुमारी तमिलनाडु में 2000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और फिर निर्माण हेतु संस्तुति तारापुर महाराष्ट्र में 1000, ठीक है। राजस्थान रावत भाटा में 2000। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थित है, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारतीय रक्षा और प्रौद्योगिकी पे। रक्षा क्षेत्र में विकास अनुसंधान एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी। इस समय कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन की गई थी। डीआरडीओ महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। रक्षा उत्पादन विज्ञान एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम IGMDI की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकास प्रक्षेपास्त्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला पृथ्वी, जो कि आपकी 1988 में बनी थी, चांदीपुर अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। इसकी जो मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर है, ठीक है। यह जमीन पर मार करने वाला दूरी का बैलिस्टिक, जमीन से जमीन पर, ठीक है। फिर आया त्रिशूल, कम दूरी का जमीन से हवा में, ठीक है, 500 से मीटर से 9 किलोमीटर तक इसे मैक 2 की गति से निशाने का भेद सकता है। आकाश, जमीन से हवा में मार करने वाला, ठीक है, 25 किलोमीटर उसकी लगभग मारक क्षमता है, ठीक है। पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपण है जिसके प्रमोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं आपके पैट्रियट मिसाइल से किया जाता है। परंपरागत परमाणु आयुध को ढोने का क्षमता रखता है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अग्नि, जो कि आपकी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यह हमने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह प्रक्षेपत्र 3500 मीटर तक मार करने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रमोदक के 2 चरण और 1 पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्रमोदक से चलती है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है, ठीक है। फिर आई आपकी नाग, जिसका नवंबर 1990 में किया गया प्रशिक्षण, ठीक है। टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 4 किलोमीटर है। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रशिक्षण भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। रक्षा उत्पाद में हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर 1964, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर 1954, अर्थ मूवर 64 बेंगलोर, मझगवा मुंबई 60 में, गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा 60 में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद 1973, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कैलकाटा 1934। अन्य प्रक्षेपास्त्र में हम लोग देखेंगे तो धनुष है पहला, जिसकी जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रक्षेपित है। जैसे पृथ्वी प्रक्षेपित का ही नौसैनिक रूपांतरण है, जिसमें 150 किलोमीटर तक मार करती है। लगभग 500 ग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। सागरिका सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल 2008 में किया गया था, ठीक है। 4 अन्य देश हैं हमारे अलावा, भारत 5वां है, ठीक है। इसमें यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन है। अस्त्र की अगर बात करें, मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला, ठीक है, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपण फिर है ब्रह्मोस, जो कि रशिया और ब्रह्मपुत्र नदी से और रूस की नदी मॉस्कवा के साथ मिलकर इसको ब्रह्मोस कहा गया है, ठीक है। जिसका सफल परीक्षण जून 2001 को किया गया था। तीसरा सफल परीक्षण इसका 2009 में किया गया था। यह भी दागो और भूलो है पद्धति पर विकसित किया गया है। 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। फिर आया प्रद्युम्न,
ठीक है, यह है आपका दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने की में सहायक होता है। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एएडी का मिसाइल परीक्षण उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज 6 दिसंबर 2007 को किया था। बैलिस्टिक मिसाइल में आशा है कि ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यकता बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। फिर आई क्रूज मिसाइल। इस श्रेणी में मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। ठीक है, फिर आया आपका अर्जुन युद्धक टैंक है, जिसका विकास किसने किया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO। इस युद्ध टैंक को 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है इसकी रफ्तार। अंधेरे में भी काम कर सकता है। विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से बचाता है। ठीक है, और इसका फिल्टर निर्माण किसने किया? बार्क ने किया। T90S भीष्म टैंक। ठीक है, चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है या दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है। जमीन में बिछाई गई बारूद सुरंगों से भी अपनी रक्षा कर सकता है। फिर आया तेजस, स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की भूमिका है। ठीक है, GI 404 अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा दिया गया। तब इसमें स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। ठीक है, विमान 600 किलोमीटर घंटे से उड़ान भरती है और हवा से हवा में मार करती है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में प्रक्षेपण टो लेने की भूमिका निर्वाह करता है। पायलट रहित विमान जिसमें पायलट नहीं रहता, इसका विकास किसने किया था? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO। ठीक है, इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षित देने हेतु एक लक्ष्य रूप में प्रयोग किया गया है। इस जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इस रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग 3 सेनाओं द्वारा किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव DRDO द्वारा विकसित अधिकतम 245 किलोमीटर की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। IL-78 आसमान में उड़ान भरने के लिए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का प्रथम विमान। ठीक है, 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया था। ठीक है, काली 5000 काली 5000 का विकास बार्क ने किया था। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें 1 गीगावाट शक्ति को माइक्रोवेव तरंगों में उत्सर्जित होती है। शत्रु के विमानों या प्रक्षेपत्रों को लक्षित करने तथा उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को खत्म करने या कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करने और ध्वस्त करने में सक्षम होती है। फिर आता है पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो DRDO ने विकसित किया है। इस रॉकेट प्रक्षेपत्र को ARDO पूर्ण में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है, पिनाका। इसने 40 सेकंड में ही 100 से 100 ग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेटों को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 19 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग विविध की बात करते हैं। स्टील प्रौद्योगिकी, स्टील वायुयान, स्टील जहाज का विकास स्टील प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियां, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। हॉर्टन हो 229 को प्रथम स्टील एयरक्राफ्ट कहा गया था। ठीक है, USA के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान ने F117 नाइटहॉक, द B2 स्पिरिट, द F-24 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II शामिल किया। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वह कितनी दूर पर है। मानव रहित वायुयान जिसको ड्रोन कहते हैं, ड्रोन भी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन की इस्तेमाल पहली बार किसने किया, किसमें कहाँ किया था? बाल्कन युद्ध में किया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल से आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुआ। ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉचकीपर जिसे इजरायली कंपनी एबिट
और ब्रिटेन की कंपनी थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री की स्थापना, CSIR की स्थापना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में नई दिल्ली में की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के स्थान तिरुवनंतपुरम और थुम्बा गांव में 1963 में की गई। ठीक है, इस स्थान के चुनाव का प्रमुख कारण यह था कि यह भू केंद्रीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रह को पश्चिम दिशा में पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किया। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में डाल दिया जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन की श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने प्रथम परख नली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परख नली शिशु विवादित हैं, जिसको सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परख नली बेबी दुर्गा का जन्म सन 3 अक्टूबर 1978 को दिया था, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अक्टूबर 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परख नली शिशु हर्षा का जन्म हुआ था। मुखोपाध्याय के साथ विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परख नली शिशु मानते हैं। ठीक है, यान बुलफेड जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने 5 अप्रैल 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ की कोशिका लेकर डाली नामक क्लोन का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद मौसम संबंधी परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस के गुब्बारे भरे प्रयोग में लाए गए। किसी वस्तु को त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावर्तित करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेजर किरणों द्वारा फोटोग्राफिक है, जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन कहलाता है, उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। इसकी परिकल्पना 1949 में नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। किसने की थी? नॉर्बर्ट वीनर ने। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में है। ठीक है, न्यूट्रॉन बम एक विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यह जल में रेडियोधर्मिता फैलाता है। टैंकों और ब्लड प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर देता है। सॉल्टेड बॉम्ब इसके नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को सॉल्ट एवं सोने के साथ सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव बम आया। इसका आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया था। इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। वाहनों के इग्निशन प्रणालियां भी नष्ट हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली ध्वस्त करने के बाद इन बम से कोई जनहानि नहीं होगी। वैक्यूम बम भी होता है। ठीक है, जो आपका अमेरिका की रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने थर्बोबैरिक प्रणाली के साथ परीक्षण कराया था, जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक शास्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सर्जित करने और उन्हें बेकार किया जाता है। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता है। एडमिरल गोर्शकोव एक विमान वाहक पोत है, जिसे भारत ने रूस में खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति की मजबूती प्रदान करेगा। IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है, जिसका निर्माण JS किल्वी ने 1958 के समय में किया था। के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति कितनी है? 8.3 पेंटाफ्लक्स सेकंड है। सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे कंपनी देखते हैं। वोडाफोन का यूके में, हेडोवा का कैलिफोर्निया में, सैमसंग सियोल में, हेवलॉट आपका पाओलो आल्टो अमेरिका में, हिटाची टोक्यो में, IBM अमेरिका में, सोनी जापान में, तोशिबा जापान में, पैनासोनिक जापान में, डेल अमेरिका में, वॉलमार्ट अमेरिका में, नोकिया हिंसू में। क्रोनोग्राफी मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में उड़ने वाले तूफान की पूर्व जानकारी। ठीक है, पॉलीग्राफी झूठ पकड़ने वाला टेक्स्ट, झूठ पकड़ने की वाली मशीन होती है। फैक्स
फाराबे जेरोक्स एक स्थान से दूसरे स्थान कॉपी भेजने के काम आती है। रेबा भारत की प्रथम बैटरी थी। रीएजेंट एक प्रकार का रसायन जिसका उपयोग दूध से मिलावट पता लगाने के लिए होता है। सीडी ट्रप वाटर एलो से मिलावट जांच करने के लिए विकसित एक तकनीक है। ठीक है, सरसों के तेल में वाटर एलो। ठीक है, सॉर्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी है जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, नेबिरिपिन वैज्ञानिकों द्वारा एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भावस्था शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेबिरिपिन का विकास किया गया था। ठीक है, और इसका विकास अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी इसका विकास किसने किया था? इस दवा के मात्र 2 खुराक से प्रति वर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जाता है। ठीक है, और ये शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां मोनोसाटो कृषि जगत में विकास के लिए कीट विरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया। ठीक है, उसके बाद उसे बैसिलस थुरिजी एनएनसिस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में आंतरिक किया। इसे बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू टमाटर सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज को तैयार किया। ठीक है, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की क्या स्थिति है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय प्लवीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कावेरत्ती में संस्थागत किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके ग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूस एवं यूएसए सहभागिता में यह परियोजना दक्षिण फ्रांस के ट्रत्रास नगर में है। ठीक है, डीजल इंजन रुडोल्फ, गैस इंजन डैमलर, रडार टेलर, टेलीविजन जेएल बर्नार्ड, सुपर कंडक्टिविटी एम कैमरलन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एकर्ट एवं मसली, न्यूट्रॉन बम सैमुअल टी कोहन, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, प्रक्षेपास्त्र वर्नर बी ब्राउन, परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहायर, लेजर टीएच मेनन, जेट इंजन फ्रैंक बिटले, मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, मशीन गन जेम्स पकल, एलईडी निक होलो न्याय। इसके साथ में आपका जो ल्यूशन पब्लिकेशन का साइंस एंड टेक का जो पोर्शन था हम लोगों ने उसको कवर किया। थैंक यू सो मच। ये आपके प्रीलिम्स में आपके डेफिनेटली काम आएगा। थैंक यू।